नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की जो किताब है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उस किताब के जो वन लाइनर्स हैं उसको हम कवर कर रहे थे। ठीक है, यानी कि पूरी किताब को वन लाइनर के रूप में हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और इसमें भी हम 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखने वाले हैं। काफ़ी सारे फैक्ट बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो शुरुआत के 2 पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तराई जिले का गठन कब किया गया था? देखिए, जो तराई जिला है इसको गठन जिले के रूप में तराई का गठन 1842 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तराई जिले का गठन कब हुआ? 1842 में। दूसरा प्रश्न है हमारा, घराटों पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो घराटों के ऊपर जो हमारी पंचक्की थी इनके ऊपर टैक्स लगाने का जो सुझाव दिया था यह बेकेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और 1861 में घराटों पे पिसाई के आधार पर टैक्स लगाया गया था। तो अगर आपको प्रश्न बने घराटों के ऊपर पिसाई के आधार पे टैक्स कब लगाया गया, तो पिसाई के आधार पर यह टैक्स 1861 में लगाया गया था। ठीक है, और बाद में 1922 जब आया तो 1922 में ब्रिटिश सरकार ने घराटों के ऊपर सालाना टैक्स लगाया था। देखिए, जो 1861 में इन्होंने टैक्स लगाया वो उस समय पिसाई के आधार पे था, यानी कि कोई पंचक्की या कोई घराट जितनी पिसाई करेगा उस हिसाब से उसका टैक्स निर्धारित होता था। लेकिन 1922 में इन्होंने सालाना टैक्स कर दिया कि आप कितना भी पिसाई करें आपको इतना फिक्स टैक्स देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? देखिए, एक हथिया नौला ये चंपावत में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो जगन्नाथ मिस्त्री हैं और उनकी जो पुत्री हैं कस्तूरी, उन्होंने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा एक और नौला है जानवी नौला। ये कहाँ पर है? तो जानवी नौला गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। दोनों आपको ध्यान रखते हैं, एक हथिया नौला चंपावत और जानवी नौला ये गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, पर्दा धारा और सिपाही धारा कहाँ स्थित है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, पर्दा धारा और सिपाही धारा। ये दोनों आपके नैनीताल में स्थित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर पालिका द्वारा नौलों और धाराओं संबंधी नियम कब बनाए गए थे? देखिए, जो अल्मोड़ा नगर पालिका थी इसने नौले जो कि जल संग्रह के लिए होते थे और जो प्रमुख जो पानी की धाराएं होती थी उनको स्वच्छ रखने के लिए कुछ नियम बनाए थे। यह नियम अल्मोड़ा नगर पालिका ने 1939 में बनाए थे। तो आपको ध्यान रखना है, धारा संबंधी नियम, नौलों से जुड़े हुए नियम अल्मोड़ा नगर पालिका ने कब बनाए? 1939 में बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमि के कीचड़ युक्त हिस्से को क्या कहा जाता है? तो भूमि का जो कीचड़ युक्त हिस्सा होता है उस भूमि को गजार भूमि या सिमार भूमि भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मवेशियों के लिए प्रयोग होने वाले जल छिद्रों को क्या कहते हैं? तो वे जल छिद्र जो मवेशियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, मवेशियों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम चुपटौला कहते हैं। नेक्स्ट है, चाल खाल का संबंध है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। चाल खाल का जो संबंध है ये जल संरक्षण से है। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर जो हमारी ये छोटी सी सीरीज है इसमें आपके 3 से 4 वीडियो आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। यहाँ पे हम केवल वन लाइनर के रूप में क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप इस पूरी किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इस किताब के नोट्स को, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी पूरा डिटेल में इसको कवर किया है। यहाँ पे क्योंकि एग्जाम टाइम है, एग्जाम के समय में आप क्विक रिवीजन कर सके पूरी किताब का, उस आधार पर सीरीज को मैंने बनाया है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? वैली ऑफ दून ये रचना है AR गिल की। इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछी जा सकती है। सुदर्शन शाह ने किसे देहरादून का परगना बेचा था? सुदर्शन शाह द्वारा देहरादून का परगना जो एक अंग्रेज था हियर से, इसको बेचा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा टिहरी राज्य पर सुदर्शन शाह और उनके वंशजों का अधिकार कब माना गया? देखिए, सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना तो कर दी थी 1815 में, लेकिन वहां पे ब्रिटिश सरकार ने उनका पूर्ण अधिकार नहीं माना था कि अगर सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है उसके बाद उनके वंशजों का अधिकार होगा टिहरी पे। ये इन्होंने आधिकारिक रूप से माना 4 मार्च 1820 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने टिहरी के ऊपर सुदर्शन शाह और उनके वंशजों का अधिकार कब माना? 4 मार्च 1820 को माना।
नेक्स्ट है रवाई परगने को टिहरी में शामिल कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। देखिए जो रवाई परगना है इसको टिहरी के अंदर 1824 में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसी रवाई में आपका बाद में पढ़ेंगे कि 30 मई 1930 को रवाई कांड होता है। पेपर में पूछा जाता है रवाई कांड कब हुआ, तो 30 मई 1930 को। अगला प्रश्न है सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सभासार जो ये ग्रंथ है यह टिहरी के शासक सुदर्शन शाह ने लिखी है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुदर्शन शाह ने इसकी रचना सूरत कवि से की है। तो आपको पूछा जाएगा किस पवार शासक को सूरत कवि भी कहते हैं, या कौन सा पवार शासक सूरत कवि के नाम से रचनाएं करता था, सुदर्शन शाह। इनकी जो ये रचना है सभासार, यह कितने खंडों में लिखी गई है, तो यह रचना 7 खंडों में लिखी गई है, ठीक है। और अगर पूछा जाए सभासार किस भाषा में लिखी गई है, तो सुदर्शन शाह ने इसकी रचना ब्रज भाषा में की है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये जो सभासार है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण किसने करवाया था। टिहरी के अंदर जो पुराना दरबार है इसका निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया। 1848 में सुदर्शन शाह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए टिहरी में नया दरबार किसने बनवाया, तो नया दरबार का निर्माण कीर्ति शाह ने करवाया था। सुदर्शन शाह के तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठा था। देखिए जब सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है इनके तुरंत बाद जो गद्दी पर बैठे वो बैठे थे शेर शाह। आप जानते हैं सुदर्शन शाह के बाद जो राजा का नाम आता है वो भवानी शाह का आता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है तुरंत बाद कौन बैठे, तो शेर शाह यहाँ पे बैठ गए थे। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया, इनको गद्दी से हटाया और भवानी शाह को गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पवार शासक अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। सही आंसर है भवानी शाह, ठीक है। 1859 में ये टिहरी के राजा बने थे। नेक्स्ट है टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के द्वारा कराई गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1883 में। नेक्स्ट है टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी। टिहरी के अंदर अंग्रेजी शिक्षा भी प्रताप शाह ने शुरू करवाई और टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह ने ही शुरू करवाई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतापनगर की स्थापना कब की गई थी। देखिए राजा के नाम पर राजधानी बनाने वाला पहला शासक था प्रताप शाह। इसने प्रतापनगर को बसाया और प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह ने 1877 में करी, ठीक है। इस प्रतापनगर का जो पुराना नाम था पूछा जाता है तो ये था डांगधार, ठीक है। प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है, डांगधार इसका पुराना नाम है। जलकूट नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट है देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला की स्थापना कब की गई। देवप्रयाग के अंदर संस्कृत हिंदी पाठशाला इसकी स्थापना 1862 में भवानी शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी। देखिए कीर्ति शाह की जो संरक्षिका है इनका नाम है रानी गुलेरिया, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है किस राजा की संरक्षिका का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से पूछते हैं। जैसे नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी उनका नाम राजमाता नेपालिया था, ठीक है। और इसी प्रकार जो प्रदीप शाह थी उनकी जो संरक्षिका थी उनका नाम महारानी कनकदेई था। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। जो फतेहपति शाह थे उनकी जो संरक्षिका थी उनका नाम था रानी कटौची, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने किस पवार शासक को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी, आप बताएंगे कीर्ति शाह। कब दी, 1898 में उन्होंने यह उपाधि कीर्ति शाह को दी। इसके अलावा 1900 में कीर्ति शाह को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी भी दी गई। 1900 में कीर्ति शाह इंग्लैंड गए जहां पर उन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई। प्रश्न बन सकता है किस पवार शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी मिली, कीर्ति शाह को। इसके अलावा अगले ही साल 1901 में कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने नाइट कमांडर की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट है टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने करी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां पर प्रश्न है टिहरी में प्रताप हाई स्कूल, ठीक है। तो ये करी थी कीर्ति शाह ने। अगर प्रताप जूनियर स्कूल पूछता तो आप करते प्रताप शाह, और प्रताप इंटरमीडिएट की बात करेगा तो आप करेंगे नरेंद्र शाह, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूज मत होना। प्रताप शाह ने जूनियर स्कूल खोला था जिसको बाद में हाई स्कूल बनाया कीर्ति शाह ने और इंटरमीडिएट बनाया नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट है
टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? टिहरी के अंदर हिवेट संस्कृत पाठशाला यह 1909 में खोला गया, ये आपको ध्यान रखना, और कीर्ति शाह के द्वारा ही इसको खोला गया। कीर्ति शाह ने कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना कब करी थी? देखिए, कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी 1907 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिस व्यक्ति के नाम पर ये जो कैंपबेल है, जिसके नाम पर उन्होंने इस हाउस की स्थापना करी, इसने कहा कि इन्होंने पूरे भारत में कीर्ति शाह जैसा शासक नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंग्रेज ने कहा, कैंपबेल ने कहा था। नेक्स्ट है, टिहरी में वैधशाला का निर्माण कब करवाया गया था? टिहरी के किसने करवाया था? तो टिहरी में वैधशाला का निर्माण कीर्ति शाह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति शाह ने टिहरी में बिजली लाने का जो श्रेय जाता है वो भी कीर्ति शाह को जाता है। टिहरी के अंदर जो पहला मोहम्मद मदरसा स्थापित किया गया, टिहरी के अंदर जो पहला मदरसा स्थापित किया वह भी कीर्ति शाह ने स्थापित किया था। ठीक है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कारक भी माना जाता है कि कीर्ति शाह ने ही इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, टिहरी घंटाघर का निर्माण कब किया गया था? टिहरी घंटाघर का निर्माण 1897 में किया गया। इसका निर्माण भी कीर्ति शाह ने ही करवाया था। इस घंटाघर की जो ऊंचाई है ये 110 मीटर है, और अब यह जो घंटाघर है ये टिहरी बांध में डूब चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ऊंचाई भी ध्यान रखनी है। 110 मीटर कब बना? 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट है, वायसराय दरबार में कीर्ति शाह की तारीफ किस वायसराय ने करी थी? देखिए, 1892 में वायसराय दरबार के अंदर जो वायसराय था उस समय भारत का लॉर्ड लैंसडाउन, इसने कीर्ति शाह की तारीफ करी थी। और जो वहां पे अन्य भारतीय रियासतों के राजा आए हुए थे उनको कहा लैंसडाउन ने कि आप भी कीर्ति शाह को फॉलो करें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस वायसराय ने कीर्ति शाह की तारीफ करी थी? लॉर्ड लैंसडाउन ने। कब करी? 1892 में वायसराय दरबार में। नेक्स्ट है, कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु कहाँ भेजा था? देखिए, स्वामी रामतीर्थ जो थे ये कीर्ति शाह के शासनकाल में ही टिहरी के अंदर आए थे। कब आए थे? 1902 में। ठीक है, और जब ये उत्तराखंड में आए तो कीर्ति शाह ने इनको जो धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए जापान में भेजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि स्वामी रामतीर्थ उत्तराखंड में कब आए? 1902 में आए। जब ये उत्तराखंड में आए किसका शासन था? कीर्ति शाह का शासन था। इन्होंने इनको जापान भेजा धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, बाद में जब स्वामी रामतीर्थ वहां से वापस आए 1906 में स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी में समाधि ले ली थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी रामतीर्थ ने किस नदी में समाधि ली? भिलंगना नदी। कब ली? 1906 में। ठीक है, इस अगला प्रश्न है, युवाओं को प्रशिक्षण हेतु जर्मनी और फ्रांस किसने भेजा था? युवाओं को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी और फ्रांस भेजा था नरेंद्र शाह ने। ठीक है, इसके जगह पे ये भी पूछ सकता है कि युवाओं को प्रशिक्षण के लिए विदेश किसने भेजा था? तो नरेंद्र शाह ही उसका आंसर होगा। नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी? देखिए, नरेंद्र नगर की स्थापना यहाँ 1921 में की गई और 1925 में नरेंद्र नगर को टिहरी की राजधानी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्थापना होती है 1921 में। नरेंद्र नगर टिहरी रियासत की राजधानी कब बनी? 1925 में। ठीक है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम पूछा जाता है, तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओड़ा थली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस पमार शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान दिए थे? सही आंसर है नरेंद्र शाह ने। देखिए, नरेंद्र शाह ने 1933 में अपने पिता कीर्ति शाह की स्मृति में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसे 1 लाख रुपए दान में दिए थे। रवाई कांड के समय नरेंद्र शाह कहाँ थे? देखिए, रवाई कांड जब हुआ 30 मई 1930 को, उस समय जो टिहरी के शासक हैं उनका नाम है क्या? नरेंद्र शाह, और वो उस समय टिहरी में मौजूद नहीं थे। नरेंद्र शाह उस समय यूरोप के दौरे पर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद जब दूसरी घटना हुई टिहरी के अंदर महत्वपूर्ण, जब श्रीदेव सुमन 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, अनशन के बाद वे शहीद हुए, उस समय भी नरेंद्र शाह टिहरी में नहीं थे। उस समय नरेंद्र शाह मुंबई में थे। ठीक है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, टिहरी के अंतिम राजा कौन थे? देखिए, टिहरी के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, पमार वंश के भी अंतिम राजा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पमार काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? पमार शासन काल में राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे मुख्तार कहा जाता था, यह आपको ध्यान रखना है।
पंवार काल में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा किसका होता था? पंवार शासन काल में जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा होता था यह गोलदार का होता था। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। सर्वोच्च अधिकारी राज्य का कौन है? मुख्तार है, और जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा है वो गोलदार का है। इसके अलावा पंवार काल में जो परगने होते थे, परगने का जो शासक होता था, सैनिक शासक, उसके लिए फौजदार कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, राजा जब चलता था तो राजा के साथ साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला उसको क्या कहते थे? तो उसके लिए चौपदार कहते थे। ठीक है, जैसे जैसे राजा चलेगा तो एक चांदी का दंड होता था जो राजा के साथ साथ लेकर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा की आज्ञा से कृषि भूमि में कृषि करने वालों को क्या कहा जाता था? देखिए, राजा की आज्ञा से जो कृषि भूमि में कृषि कर रहे हैं उन लोगों के लिए आसामी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। गढ़वाल में मुगल चित्रकला शैली आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गढ़वाल में यह जो चित्रकला शैली है, मुगलों की शैली, इसको शुरू करवाया श्यामदास और हरदास ने। आप जानते हैं यह दोनों चित्रकार मुगल दरबार में रहते थे और सुलेमान शिकों के साथ 1658 में ये टिहरी में आए, जिनको शरण दी थी किसने? पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह के काल में राज्य को कितने थानों में बांटा गया था? देखिए, सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत को 4 थानों में बांट दिया था। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। टिहरी में पहला खैराती दवाखाना किसने खोला था? टिहरी रियासत में जो पहला खैराती दवाखाना था इसको प्रताप शाह ने खोला। 1876 में इस दवाखाने की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा एक और दवाखाना खोला गया टिहरी में इसी प्रकार का, वो 1925 में खोला गया नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी। अगर पहला खैराती दवाखाना पूछेगा तो प्रताप शाह 1876, और अगर पूछेगा नरेंद्र शाह ने कब करी टिहरी के अंदर दवाखाने की स्थापना, तो 1925 में। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? टिहरी के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है। देखिए, ये जो पूरी बुक है यहाँ पे आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस पे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको सीधा इनको याद करना है, सीधा यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरसरी व कलेक्टरी नामक न्यायालयों की स्थापना किसने करी थी? ये जो अलग अलग कोर्ट्स हैं इनका गठन सुदर्शन शाह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना किसने करी थी? टिहरी के अंदर जो पहला हाईकोर्ट बनाया गया इसकी स्थापना नरेंद्र शाह ने करी, 1938 में करी, और जो इसका जज बनाया गया वो मुकुंदी लाल को बनाया गया था। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने गढ़वाल को कितने परगनों में बांटा था? अंग्रेजों के द्वारा पूरे गढ़वाल को 11 परगनों में बांटा गया, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 86 पट्टियों में। ठीक है, 11 परगने थे और इन 11 परगनों में 86 पट्टियां थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बात हुई गढ़वाल की। अगर कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? तो अंग्रेजों ने कुमाऊं को 19 परगनों में बांटा और 19 परगनों में और 125 पट्टियों में इन्होंने बांटा था। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, गढ़वाल का 11 परगने, कुमाऊं के 19 परगने। गढ़वाल में 86 पट्टियां और कुमाऊं में 125 पट्टियां। नेक्स्ट है, तहसीलदार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? जो तहसीलदार होता था उसके कार्य सुचारू रूप से चल सके, उसके कार्यों में कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए कानूनगो की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। प्रधान के बालिग होने तक नियुक्त किया जाता था। देखिए, जब प्रधान, आप जानते हैं जो प्रधान होता था, प्रधान का पद वंशानुगत होता था। ठीक है, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र ही प्रधान बनेगा। लेकिन अगर किसी केस में जब प्रधान जो उसका पिता है उसकी मृत्यु होती है तो उस समय अगर उसका पुत्र बालिग नहीं है तो उस समय उसी के परिवार से किसी और को नियुक्त किया जाता था, जिसे मुख्तियार कहा जाता था। ठीक है, तो प्रधान के बालिग होने तक जो नियुक्त होता था प्रधान के स्थान पर, उसे मुख्तियार कहते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, प्रधान व सरकार के मध्य के अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रधान और सरकार के बीच जो मुख्य अधिकारी, उनके बीच में जो अधिकारी होता था उसे थोकदार कहते थे। ठीक है, आप जानते हैं प्रधान क्या करता था? तो देखिए, ग्रामों से राजस्व एकत्रित करने का जो काम होता था वो प्रधान का होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि प्रधान का कार्य क्या था। तो ग्रामों में से जो भी गाँव होते थे उनमें से राजस्व एकत्रित करना ये प्रधान का काम होता था। ठीक है, और जो परगने हैं,
परगना बड़ा है गांवों से, परगने के अंदर काफी सारे गांव आएंगे, पूरे परगने से जो राजस्व इकट्ठा करता था वो थोकदार होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा परगनों में राजस्व एकत्रित कौन करता था? थोकदार, गांवों में प्रधान। बेसिकली जो परगने हैं इनके अंदर काफी सारे गांव होते थे, तो हर गांव में प्रधान को नियुक्त किया जाता था। वो सारे के सारे प्रधान अपने अपने गांवों से राजस्व को एकत्रित करेंगे और फिर पूरे परगने का जो वहां पे राजस्व है वो किसको दे दिया जाएगा? थोकदार को दे दिया जाएगा, जो कि इसे सरकार को दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश गढ़वाल में लगान अधिकारियों ने भूमि को कितने वर्गों में बांटा था? देखिए जो ब्रिटिश गढ़वाल में जो लगान अधिकारी थे इन्होंने भूमि को 5 वर्गों में बांटा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में बांटा। इसके तहत तालाब सेरा भूमि आई, पंचर सेरा भूमि आई, उपरांव भूमि आई, इजरान भूमि आई और कंटील भूमि आई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में किस भूमि को केसर-ए हिंद भूमि कहा जाता था? तो ब्रिटिश काल में केसर-ए हिंद भूमि किस भूमि को कहते थे? सही आंसर है जो बेकार भूमि होती थी। ठीक है, जो अनुपजाऊ भूमि होती थी, बंजर भूमि होती थी, उस भूमि को केसर-ए हिंद भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है 1869 में कुमाऊं वन प्रबंधन का भार किसे सौंपा गया था? सही आंसर है पियर्सन को। देखिए आप जानते हैं कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में होती है, गढ़वाल में वन विभाग 1869 में बनता है। बाद में 1869 में जो कुमाऊं का वन प्रबंधन था यह पियर्सन को सौंप दिया गया। बेकार भूमि को वन भूमि कब घोषित किया गया? देखिए बेकार भूमि या जो उस समय बेनाम भूमि थी इसको वन भूमि घोषित किया गया 1893 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भूमि को ABC 3 वर्गों में किसने बांटा था? भूमि को ABC 3 वर्गों में जो बांटा यह नेल्सन के द्वारा बांटा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल के वनों को 2 भागों उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल में कब बांटा गया था? ये क्वेश्चन भी हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। देखिए जो गढ़वाल के वन थे इनको उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल 2 भागों में बांटा गया 1914 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष बांटा गया? 1914 में, और 1924 में 10 साल बाद दोबारा से इनका एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, पहले उत्तर गढ़वाल दक्षिण गढ़वाल में बांट दिया, लेकिन 10 साल के बाद इनको फिर से एक कर दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना किसने बनवाई थी? तो देखिए उत्तर गढ़वाल जब इनको 2 भागों में बांट दिया गया उत्तर और दक्षिण गढ़वाल, तो जो उत्तर गढ़वाल के वन थे इसके लिए पंचवर्षीय योजना ऑसमॉस्टन ने बनाई, और जो दक्षिण गढ़वाल के वन थे इनके लिए यह योजना भोला नाम के व्यक्ति ने बनाई। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है, उत्तर गढ़वाल के लिए ऑसमॉस्टन, दक्षिण गढ़वाल के लिए भोला। मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं किसकी रचना है? यह जो रचना है यह GR काला ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कब की गई थी? श्रीनगर में जो ये एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल है इसकी स्थापना 1840 में की गई। टिहरी राज्य द्वारा श्रीनगर में कोड़ी खाना कब खोला गया था? देखिए श्रीनगर में के अंदर ये जो कोड़ी खाना एक तरीके से दवाई खाना इसको खोला गया, इसे 1901 में खोला गया। ठीक है, और किसने खोला? तो टिहरी रियासत के द्वारा इसकी मदद यहाँ पे की गई थी। ठीक है, किस वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने का निर्णय लिया गया? सही आंसर है 1927 में। 1927 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि अब वो अपना जो भी काम करेगा वो हिंदी में करेगा। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निशुल्क राशन की व्यवस्था करना क्या कहलाता था? सही आंसर है कूली बर्दियाश। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए जब ब्रिटिश अधिकारी थे यहाँ पे आप जानते हैं कूली बेगार प्रथा उत्तराखंड में प्रचलित थी, और इसके तहत 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला था आपका कूली बर्दियाश, जिसके तहत जो भी ब्रिटिश अधिकारी किसी भी गाँव में जाएगा तो उसको निःशुल्क राशन देना पड़ेगा। ठीक है, उस अधिकारी के लिए गाँव वालों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था करनी होगी। दूसरा था कूली बेगार। कूली बेगार में क्या होता था कि जब तक वो गांव में रहेगा तो उसको आपको निःशुल्क बेगारी देनी पड़ेगी, यानी कि उसके लिए आपको निःशुल्क कार्य करना होगा, जो काम वो आपसे करवाए। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं बिना तनख्वाह के उसको नौकर आपको प्रोवाइड करवाने होंगे। तीसरी थी कूली उतार। इसका अर्थ ये था कि जब भी कोई अंग्रेज या कोई भी अधिकारी किसी भी गांव में जाएगा तो उसका सामान इधर से इधर ले जाना, कहीं भी उसका सामान अगर लेके जाना है तो उसके लिए फ्री में उसको कूली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये थी आपकी कूली बेगार प्रथा। इसी के तहत है कूली बर्दियाश, जिसमें निःशुल्क राशन देना होता था। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना कब की गई? अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना 1903 में हुई। जीबी पंत के द्वारा इसकी स्थापना की गई।
कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब की गई? देखिए, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई, अल्मोड़ा में, इसीलिए इसे अल्मोड़ा कांग्रेस भी कहते हैं। कई बार पूछा जा सकता है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो उसका आंसर भी आप 1912 ही बताएंगे। अगला प्रश्न है, कूली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, कूली एजेंसी को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपको पूछे जाते हैं, तो इनको यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। आपका जो पूरा कूली बेगार प्रथा है वो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, देखिए, कूली एजेंसी जो है इसका स्थापना 1908 में किया गया। इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि देखिए उस समय क्या होता था, अंग्रेज़ों को तो कूली से मतलब है, उनको तो लोग चाहिए काम करने के लिए जो उनको ये कूली बेगार प्रथा जो है उसको फॉलो करें। उस समय एक एजेंसी का गठन किया गया कि इसके अंदर ये एजेंसी अंग्रेज़ों को कूली प्रोवाइड करवाएगी और बदले में जो कूली हैं उनको कुछ पैसा ये एजेंसी देगी, ताकि लोगों का भी भला हो सके, लोगों का भी फायदा हो। और अंग्रेज़ों का तो काम चल ही रहा था, उनको तो खाली कूली से मतलब था, कहीं से भी आए उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को कूली प्रोवाइड करवाने के लिए, पूरा प्रोसेस सिस्टम बनाने के लिए कूली एजेंसी का गठन 1908 में किया गया। इसके जो सचिव बनाए गए पहले, उनका नाम था जोध सिंह नेगी। पूछा जाएगा कूली एजेंसी के प्रथम सचिव कौन थे? जोध सिंह नेगी इसके सचिव थे। ठीक है, इस कूली एजेंसी को गठित करने का जो विचार दिया था, ये सुझाव दिया था, वो किसने दिया था? तो ये गिरजादत्त नैथानी ने दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कूली एजेंसी को गठित करने का विचार गिरजादत्त नैथानी का था। कूली एजेंसी के मैंने आपको पहले सचिव बता दिए। जो इसके दूसरे सचिव थे उनका नाम है तारादत्त गैरोला। ठीक है, आप जानते हैं तारादत्त गैरोला ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कूली एजेंसी को लेकर के। इन्होंने कहा था कि कूली एजेंसी कूली बेगार प्रथा का समाधान नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, एक और चीज, अंतिम सचिव कौन थे कूली एजेंसी के? अंतिम सचिव थे इसके शालिग्राम सिंह। ठीक है, देखिए 1908 में कूली एजेंसी बनी। कूली एजेंसी को समाप्त कब किया गया? तो इसको समाप्त किया गया 1923 में। ठीक है, आप जानते हैं कूली एजेंसी कूली बेगार प्रथा से संबंधित थी। कूली बेगार प्रथा 1921 में खत्म हो गई। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक रूप से कूली बेगार प्रथा को 1923 में समाप्त किया गया था, इसीलिए 1923 में कूली एजेंसी को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब 2-3 बातें कूली बेगार प्रथा को लेकर, उनको आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कूली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, ये किताब किसकी है? ये किताब है एक, और इसको लिखा है शेखर पाठक ने। ठीक है, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, इस किताब को शेखर पाठक ने लिखा है। ठीक है, एक और चीज, कूली बेगार आंदोलन पर एक फिल्म का निर्माण भी हुआ है। उस फिल्म का नाम क्या था? तो उस फिल्म का नाम है मधुली। ठीक है, यह जो फिल्म है ये कूली बेगार आंदोलन के ऊपर डिपेंड है। ठीक, दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1903 में अल्मोड़ा का एक गांव है खतियाड़ी गांव। उस गांव के लोगों ने, उस गांव में जो ग्रामीण थे, उन्होंने 1903 में बेगारी देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कूली बेगार प्रथा का विरोध पहले कहां हुआ? तो 1903 में अल्मोड़ा का जो खतियाड़ी गांव है वहां पे ग्रामीणों ने बेगारी देने से मना कर दिया था। ठीक है, और इसीलिए 1903 के बाद जो अगला साल आया 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कूली बेगार प्रथा को अवैध, असंवैधानिक घोषित किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कूली एजेंसी कूली बेगार प्रथा से याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? तो कब की गई? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गई और यह स्थापना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ही की गई। टिहरी में बाल सभा की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी में बाल सभा की स्थापना 1935 में हुई। स्वामी सत्यदेव नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत को कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले थे? देखिए, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 के बीच, उस दौरान भारत को कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। ठीक है, उनमें से 5 में से 2 विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के सैनिकों को मिले थे। कौन कौन थे? पहले उत्तराखंडी जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला, ये मिला था दरबान सिंह नेगी को। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे थे गब्बर सिंह नेगी। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, भारत को 5 मिले, उत्तराखंड को 2 मिले। पहला दरबान सिंह नेगी, दूसरे थे गब्बर सिंह नेगी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज में लगभग कितने सैनिक गढ़वाल के थे? देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अंदर लगभग 2500 सैनिक जो थे ये गढ़वाल से संबंधित थे। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स थे। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए उस समय जब ये आज़ाद हिंद फौज के यहाँ पे ये भर्ती हुए लोग, इसके अंदर गढ़वाल के सैनिक गए, हुआ क्या? देखिए, गढ़वाल राइफल्स की 2 टुकड़ियाँ थी। एक टुकड़ी थी 2/18 और दूसरी थी 5/18। इन दोनों टुकड़ियों में मिलाकर 2500 सैनिक थे और ये दोनों टुकड़ियाँ कहाँ जाके भर्ती हो गई थी? आज़ाद हिंद फौज में ये भर्ती हो गई थी। ठीक है, चलिए,
कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको लेकर याद रखनी है। देखिए, जो कर्नल बनाए गए आजाद हिंद फौज में पितृशरण रतूड़ी को कर्नल बनाया गया। क्वेश्चन बनता है, राज्य के किस व्यक्ति को आजाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला? पितृशरण रतूड़ी। इसके अलावा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इसका कमांडर बनाया गया चंद्र सिंह नेगी को। यह जो स्कूल था यह सिंगापुर में था और इसका कमांडर चंद्र सिंह नेगी को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस के जो निजी सहायक थे, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उसको किनको बनाया गया? तो बुद्धिशरण रावत को बनाया गया सुभाष चंद्र बोस का निजी सहायक। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की जो अंगरक्षक बटालियन थी उसके कमांडर बनाए गए देव सिंह दानू। ये कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांग्रेस के 1919 के अमृतसर सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए, कांग्रेस का जो 1919 का अमृतसर सम्मेलन था, इसमें उत्तराखंड के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हालांकि काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति हैं गढ़वाल के। एक हैं मुकुंदी लाल और दूसरे हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, गढ़वाल जागृत संघ जो है इसकी स्थापना प्रताप सिंह नेगी ने करी थी। प्रताप सिंह नेगी इसके अध्यक्ष बने थे। 1938 में इस संघ की स्थापना होती है। ठीक है, गढ़वाल जागृत संघ कब बना? 1938 में बना और प्रताप सिंह नेगी इसके अध्यक्ष बनाए गए। अगर बात की जाए इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था उमानंद बर्थवाल। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एक और चीज, जागृत जनता करके एक समाचार पत्र है, जागृत जनता। यह समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ, हल्द्वानी से यह आता था 1939 में। और यह पत्र किसके द्वारा निकाला गया? पीताम्बर दत्त पांडे के द्वारा इस पत्र को निकाला गया। तो नाम एक जैसे हैं, इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। डोला पालकी समस्या की सूचना महात्मा गांधी को किसने दी थी? देखिए, डोला पालकी जो आंदोलन था, डोला पालकी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी, इनकी सूचना महात्मा गांधी को रमेश चंद्र बहुकुंडी के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। लैंसडाउन में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, लैंसडाउन के अंदर जो डोला पालकी आंदोलन था, इससे संबंधित एक सम्मेलन आयोजित हुआ 1941 में। और जहां पर यह कहा गया कि जो डोला पालकी से संबंधित पहले के नियम थे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो डोली में नहीं बैठ सकते विवाह के दौरान, उस प्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा 1941 में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित जो सम्मेलन कहाँ हुआ? लैंसडाउन में हुआ और यहीं पर यह निर्णय लिया गया। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन जो है ये चलाया किसने था? तो यह आंदोलन जयनंद भारती के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में काशीपुर को क्या कहा है? तो ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में काशीपुर को गौविशाण कहा है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। दिल्ली के किन सुल्तानों ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था? तो तराई भाबर पर आक्रमण करने वाले दिल्ली के सुल्तान थे नसरुद्दीन शाह, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का उल्लेख है? आईने अकबरी के अनुसार तराई में 21 महल यहां पे बताए गए हैं। अकबर ने किस चंद राजा को नागौर की लड़ाई में भेजा था? सही आंसर है रुद्रचंद को। देखिए, अकबर ने रुद्रचंद को नागौर की लड़ाई में लड़ने के लिए भेजा, जहां पे रुद्रचंद ने काफ़ी ज़्यादा वीरता दिखाई, जिसके बाद अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल का जो परगना था वो इसको दे दिया था। ठीक है, जो तराई का क्षेत्र था वो। चलिए, अकबर और रुद्रचंद के बीच मुलाकात भी होती है, हमने कल के वीडियो में भी देखा। 1588 में लाहौर में इन दोनों की मुलाकात होती है। नेक्स्ट है, जसपुर का पुराना नाम क्या था? देखिए, जसपुर का जो पुराना नाम है यह है सहजगीर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार बाजपुर का पूछेगा तो बाजपुर का पुराना नाम है मुंडिया। ठीक है, देखिए, उस समय जो तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र में 7 परगने थे, तो उन्हीं में से एक परगना था जसपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या है? सहजगीर। एक परगना था मुंडिया, जो वर्तमान बाजपुर है। इसके अलावा जो गदरपुर है, ये भी उस समय तराई का परगना था। ठीक है, एक परगना था बख्शी, जिसे हम आज नानक मत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से बाज बहादुर चंद ने तराई को विद्रोहियों से खाली करवाया था? सही आंसर है नवाब रुस्तम खान। देखिए, बाज बहादुर चंद के शासनकाल में तराई के ऊपर विद्रोहियों ने आक्रमण कर लिया था, तराई पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद इसके लिए परेशान होकर गया शाहजहां के दरबार में। शाहजहां उस समय मुगल सम्राट था। शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी और साथ में कहा कि आप अपने तराई को खाली करवा लीजिए। ठीक है, तो इसकी मदद करी तराई को खाली कराने में नवाब रुस्तम खान ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शाहजहां के दरबार में भी गया था बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट है, रुद्रपुर और काशीपुर में किलों का निर्माण
किसने करवाया था? देखिए रुद्रपुर और काशीपुर के अंदर किलों का निर्माण दीपचंद ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीपचंद ने इन किलों का निर्माण शिवदेव जोशी के कहने पर करवाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, किसके कहने पर करवाया? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुमाऊं का बैरम खान किसे कहते हैं? शिवदेव जोशी को कहते हैं। ये वही शिवदेव जोशी हैं जिनके पुत्र अभी आएंगे, हर्षदेव जोशी। ठीक है, जिन्हें काली कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। शिवदेव जोशी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए शिवदेव जोशी की जो मृत्यु थी यही टर्निंग पॉइंट था चंद शासन काल का, और इसके बाद चंद शासन काल जो था वो लगभग पूरा खत्म हो गया था, और 1790 में तो ऑफिशियली तौर पर भी खत्म हो चुका था। ठीक है, शिवदेव जोशी की जो मृत्यु होती है ये 1764 में होती है काशीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस वर्ष रोहेलखंड पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर है 1802 में। 1802 में अंग्रेजों ने रोहेलखंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। रैमजे को कुमाऊं डिवीजन का जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर कब बनाया गया था? देखिए हेनरी रैमजे को कुमाऊं डिवीजन का जो जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया ये 1840 में बनाया गया, और यह प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। 1840 से लेकर के 1856 तक जो रैमजे था ये यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा, और 1856 से लेकर 1884 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर भी रहा था। तराई भाबर के शासन को चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति कब की गई? यह नियुक्ति की गई 1895 में, यह आपको ध्यान रखना है। हल्द्वानी से शारदा नदी के इलाकों का सर्वेक्षण किसने किया था? देखिए हल्द्वानी से शारदा नदी का जो इलाका था इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया जी एडम्स ने 1895 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस पर है, आपको ध्यान रखना है। टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में कब शामिल किया गया? देखिए जो 1895 में जिसने सर्वेक्षण किया अभी हमने देखा जी एडम्स ने, उसके बाद इसने कुछ सिफारिशें दी और उसी के बाद जो टनकपुर भाबर का इलाका था उसे अल्मोड़ा में शामिल कर दिया गया 1896 में। तराई भाबर को मिलाकर एक अलग प्रशासनिक इकाई में कब बदला गया? देखिए तराई भाबर को अलग करके एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया 1900 ईस्वी में। काशीपुर परगने को तराई में कब शामिल किया गया? काशीपुर परगने को तराई में 1870 में ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानों को जो धन व भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? देखिए जो ग्राम प्रधान होते थे उनको जो भी धन या भूमि उनको दान में दी जाती थी उसको हक प्रधानी कहा जाता था। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि थी इसका गठन 1906 में किया गया। इसका गठन क्यों किया गया? तो देखिए इसका गठन इसलिए किया गया कि यहाँ पे कुमाऊं तराई के क्षेत्र में कोई भी बसना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे महामारियाँ काफ़ी फैलती थी, इसलिए लोगों को यहाँ पे बसाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, उनकी मदद की जाती थी आर्थिक तौर पर, उसके लिए इस निधि का गठन किया गया था। ठीक है, निधि यानी फंड गठन किया गया। तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम निर्धारित कब किए गए? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के लिए जो नियम डिसाइड किए गए ये 1897 में निर्धारित किए गए। ठीक है, और इन नियमों को 1906-1907 में लागू किया गया। तो निर्धारित 97 में हुए और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला प्रश्न पेपर में पूछा गया था, आंसर था 1897। लागू कब हुआ? 1906-1907 में। कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं आयरन वर्क इसकी स्थापना 1862 में की गई। किस वर्ष सिविल एवं रिजर्व वनों को अलग किया गया था? तो सिविल वन और रिजर्व वनों को अलग किया गया 1878 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं 1865 में भारतीय वन अधिनियम आया। ठीक है, और ये जो 1865 का वन अधिनियम था इसमें संशोधन किया गया 1878 में। उसी साल सिविल वन और रिजर्व वन को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, चराई संबंधी नियम कब निर्धारित किए गए? तो तराई भाबर में चराई संबंधी नियम ये निर्धारित किए गए 1909 में। तराई भाबर में इन्फ्लुएंजा महामारी कब फैली? तो तराई भाबर क्षेत्र में जो इन्फ्लुएंजा महामारी है ये 1918 में फैली, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछेगा यहाँ पे हैजा महामारी कब फैली तो ये 1920 में फैली, दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा 18 में, हैजा 1920 में। भारत में हूण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? देखिए भारत में हूण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था मिहिर कुल, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सकला में थी, सकला यानी वर्तमान सियालकोट।
नाना साहब जोगी के भेष में किस जनपद में आए थे? देखिए, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो नाना साहब थे ये उत्तराखंड में आए थे, उत्तरकाशी जनपद में ये रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू होता है। प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। अखबार बंद हो जाता है 1918 में। अंतिम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ये था संख्या 10। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन अल्मोड़ा में हुआ, 1883 में हुआ। और इस सम्मेलन का जो ये बैठक थी, सभा थी, इसकी अध्यक्षता बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून में राजनैतिक चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देहरादून में राजनैतिक चेतना जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को दिया जाता है। किस क्रांतिकारी ने एफआरआई में कर्मचारी के रूप में कार्य किया था? सही आंसर है रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस एफआरआई में क्रांति के रूप में यहाँ पे कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज का, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना कहां बनाई गई थी? देखिए, रास बिहारी बोस के द्वारा ही हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई गई और यह योजना देहरादून के टैगोर विला में बनाई गई थी। ठीक है, पूछा जाता है टैगोर विला कहां है, तो यह आपके देहरादून में, और यहीं पर हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की जो योजना थी वो बनाई गई थी। हालांकि योजना सफल नहीं रही, हार्डिंग के ऊपर जब बम फेंका गया तो ये बच गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे देखे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब का तीसरा भाग हमने यहाँ पे देखा। 3 भाग में 300 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। एग्जाम से पहले आपके लिए एक बूस्टर सीरीज है, पूरी बुक का रिवीजन, पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। उनको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कोशिश करता हूँ कि आपको मैं रिवाइज करा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम एक सोशल मीडिया पर वीडियो का लिंक जरूर डालें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।